one of India's biggest sex scandal, and a lot of people are not aware about it. नफीज उस लड़की को पार्टी का काम डिस्कस करने के लिए रूम में ले जाता है और उस लड़की के साथ रेप करता है। इस कांड की वजह से उस वक्त जब अजमेर से किसी लड़की का रिश्ता आता था तो लोग उस लड़की की फ़ोटो ले जाकर पता करवाते थे कि इस लड़की का रेप तो नहीं हुआ। इस देश की तब से लेकर आज तक यही प्रॉब्लम है कि जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। ये कहानी शुरू होती है 1990 से। अजमेर के सोफिया सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की 12वीं क्लास की एक लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था फारूक चिश्ती। वो लड़की पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी। फारूक उस लड़की को कांग्रेस में ज्वाइन करवाने के लिए बोलता है। दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोनों डेली स्कूल के बाहर मिलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उस लड़की से अनवर नाम का एक आदमी मिलने आता है और लड़की को कुछ फॉर्म देता है। इसके कुछ दिन बाद वो लड़की स्कूल जा रही थी, तभी नफीज और फारूक ओमिनी कार लेकर आते हैं और लड़की को स्कूल ड्रॉप करने का ऑफ़र देते हैं। इसके बाद लड़की कार में बैठती है, लेकिन ये दोनों लड़की को स्कूल नहीं अपने फार्म हाउस ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अनवर जो उस लड़की से कुछ दिन पहले स्कूल में मिला था उसके साथ एक और आदमी इसरत वहाँ पहले से था। नफीज उस लड़की को पार्टी का काम डिस्कस करने के लिए रूम में ले जाता है और उस लड़की के साथ रेप करता है। इसके बाद उस लड़की की कुछ प्राइवेट तस्वीरें खींच लेता है जिनका यूज करके लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। इसके बाद उस लड़की को अपनी फ्रेंड्स को फार्म हाउस पे लाने के लिए बोलता है। वो लड़की अपनी एक फ्रेंड को लेकर अगले दिन फार्म हाउस पहुंचती है और उसके साथ भी ये 4 लड़के नफीज, फारूक, अनवर और इसरत रेप करते हैं। ये लड़कियां अपनी फ़ोटोज़ को छुपाने और परिवार की इज्जत बचाने के लिए अलग अलग लड़कियों को इन लड़कों के पास लेकर आती है। इतना कुछ होने के बाद लड़कियों ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि समाज में उनकी इज्जत खराब होगी। इस बात का पता पुलिस को चलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि फारूक और नफीस दोनों उस परिवार से आते थे जिनको अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। ये परिवार उस समय अजमेर के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। हर कोई इनका सम्मान करता था और इस परिवार के दोनों लड़के लोकल सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। फारूक और नफीज अजमेर की युवा कांग्रेस के बड़े नेता थे। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नफीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस और अपने पद की वजह से दोनों कानून की नज़रों से छुपते थे। फारूक का फार्म हाउस अब इनके इस घिनौने काम का अड्डा बन गया था। बहुत दिनों तक ये सब चलता रहता है। उसमें नशा, लड़की, सब कुछ उपलब्ध था। टोटू सामने आ गई, बच्ची सामने आ गई, उसके साथ अश्लीलता करते हुए लड़के सामने आ गए। देखिए, पहले फोटोज प्रिंट नहीं होती थी। उस टाइम रील्स वाला कैमरा चलता था। फोटो क्लिक करने के बाद रील्स को लैब में मैन्युअली डेवलप किया जाता था। तो फारूक और नफीज भी जो फ़ोटो क्लिक करते थे उस रील को लैब में भेजते थे। उस लैब में एक लड़का काम करता था जिसने इनकी फ़ोटो डेवलप की थी। उसने इन फ़ोटोज़ को बेचना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये कभी प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि केस क्लोज होने से पहले ही ये लड़का सुसाइड कर लेता है। लेकिन चंद पैसों के लिए इन लड़कियों की इज्जत को कागज़ पे प्रिंट करके बेचा जाने लगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ आज भी लोग गूगल पर रेप वीडियो और लीक MMS वीडियो सर्च करते हैं। इस कांड की वजह से उस वक्त जब अजमेर से किसी लड़की का रिश्ता आता था तो लोग उस लड़की की फ़ोटो ले जाकर पता करवाते थे कि इस लड़की का रेप तो नहीं हुआ। इन लड़कियों की फ़ोटोज़ मार्केट में सेल होने लगी थी। एक दिन जो लड़का लैब में काम करता था वो अपने दोस्त के साथ बैठा था। तब वो लड़का इन लड़कियों की फ़ोटो अपने दोस्त को दिखाता है और उसका दोस्त इन फ़ोटोज़ की 2 कॉपी बना लेता है। इसके बाद एक कॉपी दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर के ऑफिस में और दूसरी कॉपी विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस भेजता है। इस पूरे केस में सभी पीड़ित लड़कियां एक धर्म की है और आरोपी दूसरे धर्म के हैं। विश्व हिंदू परिषद इन फ़ोटोज़ को देखती है और पुलिस को भेजती है। इसके बाद 21 अप्रैल 1992 संतोष गुप्ता दैनिक नवज्योति में अपना पहला आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता। It was first exposed by journalist Santosh Gupta in a local newspaper in April of 1992.
इस आर्टिकल के बाद गैंग के मेंबर्स अलर्ट हो गए, वो सबूत मिटाने में लग गए। अजमेर में 3 दिनों तक पुलिस की काफ़ी आलोचना होती है क्योंकि पुलिस इस पूरे केस में कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस केस की लेट कार्रवाई में राजस्थान पुलिस का बड़ा हाथ था। When police themselves are not aware, how do you expect civilians to be aware about such things? जब हालात बिगड़े तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने इस मामले पर कार्रवाई करने का सख्त आदेश जारी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया। लेकिन इस बीच 15 और 16 मई को दैनिक नवज्योति में फिर से लड़कियों की तस्वीरों के साथ आर्टिकल छपता है। There's some big breaking news that's coming in right now on the broadcast in connection to the 1992 Ajmer blackmail case, a massive अजमेर गैंग रेप और ब्लैकमेल कांड। उसी अजमेर के 1992 सेक्स स्कैंडल में इसके बाद ये कहानी हर न्यूज चैनल पर थी और अगले दिन पूरा अजमेर सड़क पर था। इस देश की तब से लेकर आज तक यही प्रॉब्लम है कि जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है, लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पे निकलते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं और केस की फाइल किसी सरकारी ऑफिस में वक्त की धूल के नीचे दब जाती है। और इस बार भी ऐसा ही होता है। 27 मई 1992 को इन लड़कों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट वारंट इशू किया गया, लेकिन राजनीतिक प्रेशर के चलते बाद में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसके बाद सीबीआई पीड़ित लड़कियों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाती है, लेकिन सिर्फ 16 लड़कियां ही सामने आती है। इनमें से 13 लड़कियां बाद में मुकर जाती है क्योंकि 21 अप्रैल को जब पहली बार आर्टिकल आया था, उसके बाद आरोपियों को सबूत मिटाने का टाइम मिल गया था। इस केस की चार्जशीट में टोटल 18 आरोपी थे और जो इस केस के मुख्य आरोपी थे उनको एक साथ अरेस्ट नहीं किया जाता। वो लोग प्लानिंग के साथ अलग अलग सरेंडर करते हैं क्योंकि सेक्शन 273 के हिसाब से अगर कोई पीड़ित गवाही देता है तो उसका स्टेटमेंट आरोपी के सामने रिकॉर्ड करना होता है। इस कारण जब भी कोई नया आरोपी अरेस्ट होता या सरेंडर करता तो पीड़ित लड़कियों को बार बार कोर्ट में आना पड़ता था। इसके बाद 1998 में 8 लोगों पे मुकदमा चलाया जाता है और ट्रायल कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा दी। आश्चर्य की बात यह है कि इन 8 लोगों में फारूक चिश्ती का नाम नहीं था क्योंकि फारूक के वकील ने कोर्ट में साबित कर दिया था कि फारूक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इस वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद उनमें से 4 को 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उनमें से 2 लैब के ओनर भी थे। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और फारूक चिश्ती, जिसको पहले मेंटली अनस्टेबल प्रूफ कर दिया था, उसको भी अपराधी घोषित करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद ये केस बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर एक दिन ये घाव गहरा हो गया जब 2013 में हाई कोर्ट ने फारूक को रिहा कर दिया, जिसने 250 लड़कियों के साथ रेप किया। उनको सिर्फ 6 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया जाता है। इस केस में टोटल 18 आरोपी थे। एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया था और एक आरोपी फरार था। इसके बाद 24 अगस्त 2024 अदालत ने सैयद हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती, सोहेल गनी, इकबाल खान को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। 6 people have been awarded life imprisonment in the Ajmer gang rape case. 32 साल बाद इन आरोपियों को सजा मिलती है। इन औरतों ने इंसाफ के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो शुरू तब हुई थी जब ये स्कूल में थी और ख़त्म तब हुई जब ये नानी और दादी बन चुकी थी। लेकिन इसके ठीक 8 महीने बाद 15 फरवरी 2025 को राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में रेप करके ब्लैकमेल करने का मामला सामने आता है। अजमेर विजयनगर ब्लैकमेल कांड। ब्यावर जिले के विजयनगर ब्लैकमेल कांड और इसके साथ ही 33 साल बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992 के घाव की दरारें वापस खुल गई जब ब्यावर जिले के मसूदा तहसील के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के पिता जब लड़की के रूम में जाते हैं तो उनकी लड़की फ़ोन पे किसी लड़के से बात कर रही थी। कॉल काटने के बाद वो लड़का बार बार लड़की को कॉल करता है। जब लड़की के पापा ने कॉल उठाकर लड़की
से बात करवाई तो वो लड़का लड़की को फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है। फिर 16 फरवरी को विजयनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई जाती है और जांच शुरू होती है। जांच में पता चलता है कि हकीम मंसूरी और रियान मंसूरी इस पूरी गैंग के लीडर थे। बाकी के मेंबर्स इनके कहने पे प्राइवेट स्कूल की लड़कियों से दोस्ती करते और उनको कैफे लेकर जाते थे। वहाँ उनके साथ संबंध बनाते और उनकी प्राइवेट फोटो और वीडियो क्लिक करते थे। तो फ्रेंड की जरूरत है, फ्रेंड को वो धमकी देता था, वो बोलता था तेरे फ्रेंड से करवा। फिर मैंने करी थी, फिर मेरे को भी और धमकी देता था ज्यादा कर, वो बोलता तेरे फ्रेंडों से करा। इसके बाद वो लोग इन वीडियोस की मदद से उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते और बार बार बुलाकर उनके साथ रेप करते। इसके साथ ही इन लड़कियों को मस्जिद में ले जाकर नमाज अदा करवाते, रोज़ा रखना सिखाते और कलमा पढ़ाते। इस पूरे मामले में 11 मुस्लिम लड़कों को अरेस्ट किया जाता है।